तो अब हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। जैसे कि हमने इससे पहले की क्लास में बात किया, शिल्प उत्पादन के बारे में बात किया। तो जब हमने शिल्प के उत्पादन के बारे में बात किया तो इसमें हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के हम पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर ये करेंगे कि इनको प्राप्त करने की नीतियां क्या थी, हम कैसे इन सभी चीजों की या कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करते थे। आज इसके टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं। कहता है जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता है। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी का प्रयोग होता है, स्थानीय स्तर पर ये उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि पत्थर, लकड़ी, धातु, जलोढ़ मैदान में ही या उससे बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ चीजें तो खुद ही मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पर बनाने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता है। कहता है कि बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों के द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में सामान को मंगाने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया गया या उपयोग किया गया वो क्या था, तो वो था बैलगाड़ी था। तो बैलगाड़ी का प्रयोग करके यहाँ पर बड़े स्तर पर वस्तुओं को मंगाया गया या कच्ची सामग्री को बनाया गया और उसके माध्यम से इसको बनाया गया। अब जो बैलगाड़ी था ये बताता है कि यहाँ पर लेन देन करने के लिए या फिर परिवहन के लिए हमने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था वो कौन सा रास्ता था, तो वो था स्थल मार्ग था। तो हमने स्थल मार्ग का इस्तेमाल करके सामान को लाने ले जाने का इस्तेमाल किया था। कहता है यहाँ पे संभवतः देखा जाए तो कहता है कि संभवतः सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के बगल में बनी नदी मार्गों तथा साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे कह रहा है ना स्थल मार्ग, तो स्थल की यदि बात की जाए तो स्थल कहाँ कहाँ पर होंगे, तो जहां पर भी आपको नदियां मिलेगी, नदियों के आसपास का जो आपको क्षेत्र मिलेगा, उस नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हमने परिवहन का इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहाँ पर सामान को लाना ले जाना आसान होता है। इसीलिए हमने इस जगह का इस्तेमाल बड़े स्केल पर किया था। इसमें कहता है कि उपमहाद्वीप तथा उनके आगे से आने वाला माल, अब भारत में कुछ चीजें तो भारत से मंगाया जाता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो भारत के बाहर से भी मंगाया गया था। जैसे कहता है कि हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। जैसे कि उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की गई। तो यहाँ पर एक बात और भी आ चुका है कि हमने बस्तियों की स्थापना कहाँ पे किया, तो कच्चे माल के आसपास किया, कच्चे माल के स्रोतों के पास किया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल को प्राप्त करना ज्यादा आसान होता है और इससे बनाए गए सामानों के ऊपर जो खर्चा होता है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया। कहता है कि ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल जैसे कि सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुधई नामक स्थान, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर जिसका नाम है लार्ज वर्द मनी पत्थर सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ से कुछ टॉपिक को आप इंक्लूड कीजिए। अफगानिस्तान से हमने क्या मंगाया, तो हमने यहाँ से मंगाया लार्ज वर्द मनी पत्थर को मंगाने का काम किया। फिर यह कहता है कि इसके साथ साथ देखा जाए तो लोथल जो कार्लियंस तथा गुजरात के भड़ोस से मिल जाते हैं। तो दूसरी जगह हमारा मिल गया क्या, गुजरात। तो हमने गुजरात से क्या मंगाया, तो गुजरात से हमने मंगा लिया कार्लियन पदार्थ मंगाया गया। ये गुजरात में कहाँ से मिल जाता है, तो ये गुजरात में मिल जाता है लोथल से मिल जाता है। कहाँ से, लोथल से। आगे था सेल खड़ी, तो तीसरा हमने मंगा लिया राजस्थान से। राजस्थान से हमने क्या मंगा लिया, तो हमने राजस्थान से मंगा लिया सेल खड़ी मंगा लिया। तो सेल खड़ी का इस्तेमाल हमने बड़े स्केल पर मनके को बनाने के लिए किया था। अगला कहता है धातु,
तो हमने राजस्थान से ही धातु मंगा लिया। अब बात आती है कौन सी धातु, तो हमने यहाँ से तांबे का उपयोग किया था। तांबा कहाँ से मंगाया गया राजस्थान में, तो वो था खेतड़ी से मंगाया गया था। खेतड़ी या खेतड़ी से मंगाया गया था। कहता है कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति राजस्थान के खेतड़ी अंचल दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में अभियान चला करके प्राप्त किया गया। क्योंकि दक्षिण भारत में बड़े स्केल पर हमें सोने के खाद्यान्न की जानकारी मिल जाती है। जहां पर हमें सोना मिलता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं स्वर्ण गिरी कहते हैं, स्वर्ण गिरी। तो वहां से हमें सोने की जानकारी मिल जाती है। कहता है कि इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया गया। इन इलाकों में यदा कदा मतलब कभी कभी मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तु ऐसे संपर्कों की संकेत करता है। मतलब कि इस प्रकार की चीजों की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो खुदाई से मिल जाती है। जब यहाँ पर खुदाई की गई तो खुदाई से जानकारी मिलता है कि शायद यहाँ पर पहले कभी क्या मिल जाता है, तो हमें यहाँ पर शायद पहले कभी काफी पुराने समय में यहाँ से कच्चे माल के प्राप्ति की जानकारी मिल जाती है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। तो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से अलग है। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिलती है। तांबे की वस्तु, तो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति से हमें किसकी जानकारी मिल जाती है, तो तांबे की जानकारी मिल जाती है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजा करते थे। क्या भेजा करते थे, तांबा, क्योंकि तांबे का इस्तेमाल करने के लिए यही एक साधन थे। अब कहता है कि बाहर से भी तो हमने कुछ सामान मंगाए होंगे। तो ये कह रहा है कि बाहर से हमने जो सामान मंगाया कहाँ कहाँ से मंगाया, तो रसाल जनीज, मगान, दिलमुन, टेपेयाया, उर, उरुक और इसके साथ तुरान, अल्तिन डेपे, शहरे सोख्ता, सुतवा कोंडोर। ये कुछ ऐसी जगह है जहां से बड़े स्केल पर सामान को बाहरी क्षेत्रों से मंगाने का काम चालू किया गया। अब कहता है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, मतलब कि भारत से बाहर के क्षेत्रों के साथ जो संपर्क स्थापित किया गया, ये जानकारी कैसे मिल जाती है। तो पुरातत्वविदों ने खोज निकाला कि तांबा संभवतः हमने कहां से मंगाया था, अरब के प्रायद्वीपों से प्राप्त किया था, जो दक्षिण पश्चिम के छोर पर स्थित है। यहाँ पर ओमान से भी तांबा मंगाया गया। तो अरब से मंगाया गया तांबा और ओमान से तांबा मंगाया गया। इसके अंदर पाए गए रासायनिक विश्लेषण ये दर्शाते हैं कि ओमान के तांबा तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं से मिले तांबा दोनों में ही निकल के अंश पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ चुका है कि और हड़प्पा और ओमान, यदि हम दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों के तांबे में हमें जो जानकारी मिल जाती है वह निकल की जानकारी मिल जाती है, क्योंकि दोनों ही जगह पाए जाने वाले तांबे की जानकारी में जब तांबे के अंदर निकल के साक्ष्य मिल जाते हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा और ओमान में जो तांबा पाया गया है वो वहीं से लाया गया होगा या इन दोनों के बीच के संपर्कों को स्थापित करता है। कहता है जो दोनों के साझा सद्भाव की ओर संकेत करता है। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मृद भांड जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी सी परत चढ़ाई गई है, ओमानी स्थलों से मिला है। तो ये जो जानकारी मिल जाती है ये हमें मिल जाता है ओमान से मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रकार के काले मृदभांड जो बनाए गए थे वह हड़प्पा में बनाए गए थे। हड़प्पा के अंदर जो शिल्प का उत्पादन होता था उसी का यह एक नमूना माना जाता है। तो ये कहाँ मिला है, ओमान में मिला है, जो बताता है कि ये हड़प्पा और ओमान के बीच के संबंधों की स्थापना करता है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए किया गया था। हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, लेकिन यह संभव है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय किया करते थे। मतलब कि ओमान से हम यहाँ पर तांबा लाते थे और हम भारत से इसमें कुछ भर करके देते थे जिससे वस्तु विनिमय किया करते थे। मतलब लेन देन का काम इसी से हुआ करता था। अब कहता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त सरनाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन और आ गया। कहता है कि ओमान ओमान
तो ओमान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? उसका नाम था मगान था। तो मगान जो शब्द है वह ओमान के लिए उपयोग किया गया। इस नामक क्षेत्र में तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं, मतलब कि मगान से हमें जानकारी मिल जाती है तांबा की। कहता है कि यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश पाए जाते हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातत्वविद खोजों में हड़प्पाई मोहर, बाट, पासे और मनके शामिल है। मतलब ये कि हमने अमान के साथ और इंडिया के साथ, मतलब कि हड़प्पा के साथ जो संबंध हुए थे, मतलब कि जो लेन देन हुए थे, इनकी जानकारी किससे मिल जाती है? तो इनकी जो जानकारी हमें मिलती है, इसके कई सारे स्रोत हैं। पहला जो स्रोत है वो कौन सा है? तो वह है लंबी दूरी को संकेत करने वाले हैं हड़प्पाई मोहरे। तो मोहरे सबसे पहले जानकारी दे देते हैं। दूसरा है बाट, क्योंकि लेन देन के लिए, तौलने के लिए हमने बाट का उपयोग किया था। तीसरा हमारे पास है पासे, क्योंकि हम यहाँ पे चौसर खेला करते थे, इसके लिए पासे का इस्तेमाल किया गया था। और चौथा है आपके पास मन के। तो हमने इन चार तरीकों से जानकारी प्राप्त किया कि प्राचीन टाइम में भारत के साथ, मतलब कि हड़प्पा के साथ और ओमान के साथ हमारे पास क्या मिल जाते हैं? संबंध देखने को मिल जाते हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान, मेलुहा, हड़प्पाई संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं इसका उपयोग प्राचीन टाइम में लेन देन के लिए किया गया था। कहता है कि नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिल जाती है। तो भारत में और हड़प्पा के बीच, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच के सभ्यताओं की जानकारी हमें इन सभी शब्दों से मिल जाती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करता है। कहता है कार्लियंस, लार्ज वर्द मणि पत्थर, तांबा, सोना और विभिन्न प्रकार की लकड़ियां हमें यहाँ से मंगाया गया। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक बताता है। मिथक का मतलब होता है झूठ, फरेब। इसमें कहता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राज प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर, मतलब कि हाजा पक्षी का जो संबंध बताया गया है वह भारत से बताया गया है। क्या ये नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्रिक मार्ग से था। किस मार्ग से था? तो समुद्रिक मार्ग से। अब यहाँ से क्वेश्चन और आ चुका है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया, इन दोनों के बीच जो संबंध थे वह किससे था? तो वह जल से संबंध था या समुद्री से, या समुद्री व्यापार से संबंध थे इनके। कहते हैं मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। तो मेलुहा को किसका देश कहा जाता है? नाविकों का देश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज और नाव का चित्रांकन देखते हैं, जैसे कि इसके ऊपर बनाया गया नाव का चित्र। ये बताता है कि प्राचीन टाइम में मेसोपोटामिया के लोग व्यापार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे और ये इंडिया की ओर व्यापार करते थे। अर्थात आप ये पूरी तरह से सत्यापित हो चुका है कि भारत या हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बड़े स्केल पर देखने को मिल जाते हैं क्लास। तो ये तो थे इसके प्रमुख टॉपिक के बारे में। आज के टॉपिक में हम इतना ही। कल के टॉपिक में हम बात करेंगे मोहरे, लिपि और बाट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, क्यों किया गया, इसकी जानकारी कैसे मिल जाती है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।